लेक्चर 31 सत्य के लिए लड़कियों में प्रिया से जलन। सत्य को लेकर प्रिया अपने घर आ गई थी और प्रिया ने सत्य का हाथ को पकड़ा और सत्य को लेकर पार्टी हॉल में चली गई। और उस पार्टी में आए हुए लोगों ने जब प्रिया को देखा तो उन सभी की आंखें खुली के खुली ही रह गया, क्योंकि प्रिया कल के मामले में आज बहुत ही ज्यादा हो गई थी। भले ही वो सभी लोग आपस में धीमे धीमे से बातें कर रहा था, पर जब से प्रिया ने सत्य की गोली को खाया है तब से प्रिया की सुंदरता, शक्ति और देखने, सुनने और समझने की शक्तियां काफी बढ़ गई है। प्रिया ने उन सभी लोगों की बातों को सुना तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वहां मौजूद सभी लड़कियों ने जब देखा कि सभी प्रिया की ही तारीफें के पुल बांध रहा है तो वह सभी जलन महसूस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जब उन सभी लोगों ने देखा कि प्रिया किसी लड़के का हाथ पकड़े हुए उसे खुद प्रिया इस पार्टी में लाया है तो वह सभी लोग काफी हैरान हो गए। और उस पार्टी में आए सभी लड़कों ने जब ये देखा कि प्रिया किसी लड़के के हाथ को पकड़कर लाया है तो वह सभी लड़के सत्य से काफी जलन महसूस करने लगा। और उनमें से एक लड़का बोला, पर ये लड़का अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगाया है और अपने हाथ पैरों को भी बहुत ही अच्छे से छुपा लिया है। ये सुनकर उन सभी लड़कों ने सत्य से जलन को छोड़ अब सत्य को ध्यान से देखने लगा। तभी उनमें से एक लड़का बोला, यार जब पार्टी में कोई लड़का आता है तो वह लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अपना बॉडी को दिखाता रहता है ताकि सभी लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाए, पर यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा है। ये सुनकर दूसरा लड़का बोला, हाँ भाई मुझे भी कुछ दाल में काला लग रहा है। और तभी एक और लड़का बोला, या फिर ये पूरा दाल ही काला हो, क्या पता कि उस मास्क के पीछे एक बुरा आदमी हो। ये सुनकर उन सभी लड़कों ने एक साथ बोला, मुझे भी यही लगता है। और जब उस लड़के ने सुना कि वह सभी लड़के राजी हो गया है तो तभी उस लड़के के दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आता है। और वह लड़का बोला, क्यों ना हम सभी उस आदमी के चेहरे से मास्क को हटा दे, आखिर हम भी तो देखें कि प्रिया जिस आदमी को लेकर आया है वह आदमी सच में बुरा है या नहीं। ये सुनते ही सभी लड़कों ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, तो फिर चलो मैं उस लड़के के चेहरे से मास्क को हटाते हैं। ये सुनकर वह सभी लड़कों ने हाँ में सिर हिलाया और वह लड़का एक लड़के से बोला, तुम अपनी पावर से उस आदमी के पैरों को फ्रिज कर दो और तुम अपने पावर से उस आदमी के मास्क को कई टुकड़ों में काट देना। ये सुनकर वह दोनों लड़के ने हाँ में सिर हिलाया और पहला लड़का ने अपने पावर से सत्य के पैरों को फ्रिज कर दिया और तभी दूसरे लड़के ने अपने पावर से एक चाकू बनाया और सत्य के तरफ भेज दिया। उन सभी लड़कों ने गुप्त रूप से हमला किया था, इसीलिए बाकी के लोगों को ये नहीं दिख रहा था कि सत्य के पैरों को किसी ने फ्रिज कर दिया है। सत्य के कदम रुकते ही एक गायब चाकू सत्य के पास आया और सत्य के चेहरे के ऊपर के मास्क को कई टुकड़ों में काट दिया। अपने प्लान में कामयाबी मिलते ही वो सभी लड़के बहुत ही खुश हो गया और बहुत ही बेसब्र लगते हुए सत्य के चेहरे के ऊपर का मांस उतरते हुए देखने लगा। और जब उन सभी लोगों ने देखा कि सत्य के चेहरे का कोई मास्क को काट दिया है तो वह सभी लोग सत्य के चेहरे को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए और सत्य के चेहरे की तरफ सभी लोगों ने नजर कर लिया। और वही अब सत्य के चेहरे पर से वह मास्क पूरी तरह से हट गया था। और जब उन सभी लोगों ने सत्य का चेहरा देखा तो वह सभी काफी हैरान हो गए। और जो लड़कियां प्रिया से जलकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था वह तो सत्य को एक झलक भी नहीं देख पाई। और जब तक वह सभी लड़कियां सत्य को देख पाती तब तक प्रिया सत्य को लेकर अपने पापा के कमरे में चली गई। और जब उन सभी लड़कियों ने देखा कि सत्य अब प्रिया मणि के पापा चिंतामणि के कमरे में चला गया है तो वह सभी लड़कियों ने सत्य को इग्नोर कर दिया। पर जब उन सभी लड़कियों ने बाकी लड़कियों के तरफ देखा जिसने सत्य को देखा था उसकी तो आंखें अभी भी उस कमरे को ही घूर रही थी। जब उन लड़कियों ने बाकी लड़कियों का ऐसा हाल देखा तो उसकी भी दिलचस्पी भी सत्य में बढ़ गई। और इधर प्रिया सत्य को लेकर अपने पापा के रूम में आ गई थी। और जब प्रिया सत्य को लेकर अपने पापा के रूम में आया तो उसने देखा कि चिंतामणि अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। जब प्रिया ने देखा कि उसके पापा अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था तो उसने अपने पापा से बोली, पापा मैं इस इंसान को लेकर आ गई जिसने मुझे उस दर्दनाक दर्द से छुटकारा दिलाया था। और जब चिंतामणि ने अपने बेटी की बातों को सुना तो उसने एक नज़र सत्य की तरफ देखा और जब चिंतामणि ने सत्य को देखा तो वह भी सत्य को देखकर हैरान रह गया।
और उसने अपने मन में ही बोला, ये लड़का सच में बहुत ही कम उम्र में एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन गया है। और जब चिंतामणि के दोस्तों ने जब सत्य को देखा तो वह भी काफी हैरान हो गया, और वह सभी अपने मन में ही सोचा, लगता है कि आज आखिरकार प्रिया ने अपने लिए एक लड़का ढूंढ ही लिया। और तभी चिंतामणि ने अपने दोस्तों से बोला, तो चलो दोस्त, मैं तुम सब से नीचे पार्टी में मिलता। और इतना सुनते ही वह सभी लोग उस कमरे से बाहर जाने लगे, और बाहर जाते हुए उन सभी ने सत्य से धीमी आवाज में बोला, लड़के, तुम्हें भविष्य में हम सभी का ध्यान रखना होगा। जब सत्य ने उन सभी के बातों को सुना तो वह थोड़ा भ्रमित हो गया, पर प्रियामणि के चेहरे पर तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। तो अब क्या होगा आगे? आखिर सत्य को देखते ही चिंतामणि ने क्यों अपने दोस्तों को कमरे से बाहर भेज दिया, और आखिर क्या बातें करनी है चिंतामणि को सत्य से? 32 चिंतामणि ने किया सत्य का अपमान। और जब चिंतामणि के सारे दोस्त उस कमरे से चला गया तो चिंतामणि ने सत्य को बैठने के लिए, और चिंतामणि ने प्रिया की तरफ देखा और प्रियामणि से बोला, बेटा प्रिया, मुझे सत्य से कुछ बात करना है, तो तुम भी यहाँ से जाओ। ये सुनकर प्रिया, जो पहले से ही उन सभी लोगों के बातों से शर्म से पानी पानी हो रही थी, और जब उसने अपने पापा की बात को सुना तो प्रियामणि बिना कुछ बोले ही जल्दी से उस कमरे से चली गई। प्रियामणि उस कमरे से निकलकर नीचे जहां पार्टी चल रहा था वहां पर चली आई, और ना चाहते हुए भी उसके मन में उन सभी लोगों की वह बातें चल रही थी, जिसके कारण प्रियामणि काफी शर्मा रही थी। और जब प्रियामणि को उसके कुछ दोस्तों ने देखी तो वह भी प्रियामणि के पास आ गई, और जब उन सभी ने प्रियामणि के चेहरे पर शर्म दिल्ली तो वह सभी लोग समझ गई कि प्रिया किस लिए इतना शर्मा रही थी। और इन सभी लड़कियों ने प्रियामणि को छेड़ते हुए बोली, आखिर तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? आखिर हमें भी तो बताओ कि जीजाजी आखिर दिखते कैसे हैं? उन सभी लड़कियों के बातों को सुनकर प्रियामणि और भी ज्यादा शर्मा गई। और जब प्रियामणि के दोस्तों ने ये देखा कि प्रियामणि कितना शर्मा रही है तो इन सभी ने प्रियामणि को और भी ज्यादा परेशान करते हुए बोली, अरे भाई, अगर नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, हम भी बहुत जिद्दी है, हम तो जीजा जी को देख कर ही रहेंगे। और इतना कहकर वह सभी लड़कियां हंसने लगी, और इधर प्रियामणि उन सभी की बातों से इतना शर्मा गई कि उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया, और उन सभी को ढका मरती हुई वहां से दूसरी जगह चली गई। और इधर चिंतामणि ने देखा कि प्रिया उस कमरे से चली गई है तो चिंतामणि ने सत्य की तरफ देखा और सत्य से बोला, आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाए। और जब सत्य ने चिंतामणि की बातों को सुना तो वह शांति से सोफे पर बैठ गया। सत्य को सोफे पर बैठता देख चिंतामणि ने सत्य से पूछा, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? चिंतामणि की बात को सुनकर सत्य ने शांति से मना कर दिया। और जब चिंतामणि ने देखा कि सत्य ने चाय या ठंडा के लिए मना कर दिया है तो वह कुछ भी नहीं बोला, और आगे सत्य से पूछा, तो आप मेरे बेटी को कब से जानते हैं? ये सुनकर सत्य ने बहुत ही शांति से बोला, बस आज से ही। और जब चिंतामणि ने सत्य का ये जवाब सुना तो हाँ में सिर हिला दिया, और फिर चिंतामणि ने सत्य से बोला, आपने जो मेरे बेटी को उस दर्दनाक दर्द को ठीक करने के लिए आपका शुक्रिया। और इतना कहकर चिंतामणि ने सत्य से पूछा, वैसे मिस्टर, आपका नाम आखिर क्या है? ये सुनकर सत्य ने शांति से बोला, सत्य। तभी चिंतामणि ने सत्य से पूछा, मैंने आपसे आपका अधूरा नाम नहीं पूछा, पूरा नाम बताइए। ये सुनकर सत्य की आंखें थोड़ा सा छोटा हो गया, पर सत्य ज्यादा कुछ न सोचते हुए शांति से बोला, सत्य रॉय। सत्य का पूरा नाम सुनने के बाद चिंतामणि के दिमाग में पूरे रॉय खानदान के लोगों का चेहरा नजर आने लगा, पर उसको सत्य नाम का कोई भी आदमी उसके मन में नहीं आ रहा था। और तभी चिंतामणि के दिमाग में एक अधेड़ उम्र की औरत की छवि याद आने लगा, और चिंतामणि को समझ में आ गया कि सत्य आखिर किसका बेटा है। सत्य के माँ का याद आते ही चिंतामणि के चेहरा पर एक कुतल सी मुस्कान आ गया, और उसने सत्य से बोला, तो आप ममता रॉय के बेटे हैं? ये सुनकर सत्य ने हाँ में सिर हिलाया और चिंतामणि से कुछ भी नहीं बोला, और कुछ समय के लिए वहां पर एक खामोशी छा गई। और चिंतामणि उस खामोशी को तोड़ते हुए अपने एक नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा, जाओ और मिस्टर सत्य के लिए बहुत बढ़िया खाना लाओ, जो खाना मिस्टर सत्य कभी भी नहीं खा सकते हैं। और जब सत्य ने चिंतामणि की मजाक उड़ाने वाला बातों को सुना और उस बात पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शांति से सोफे पर बैठा रहा।
और जब चिंतामणि ने देखा कि सत्य अपना बेइज्जती सुनकर भी कुछ नहीं बोला तो वह पहले तो काफी हैरान हो गया और अपने मन में ही सोचा लगता है कि लोगों के बातों को सुनते सुनते अब सत्य की सहनशीलता काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण अब इस पर लोगों की बातों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और चिंतामणि ने सत्य के सभी अच्छे बातों को इग्नोर कर दिया और उन सभी विचारों को भी जो सत्य के बारे में था, सभी विचारों को अलग करते हुए चिंतामणि ने शांति से सत्य से बोला, तो मिस्टर सत्य, ये लीजिए आपका कीमत जिसके लिए आपने मेरी बेटी को उस दर्द से बचाया था। और इतना बोलकर चिंतामणि ने एक कार्ड सत्य के आगे रख दिया और घमंड से सत्य के तरफ देखा और सत्य से बोला, इस कार्ड में 1 करोड़ रुपया है और मुझे लगता है कि ये आपके इलाज और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर जाने के लिए काफी है। और जब सत्य ने चिंतामणि की बातों को सुना तो उसने उस कार्ड को नहीं लिया और उस कार्ड को वैसे ही जहाँ था वहीं पर वैसे ही छोड़ दिया। और जब चिंतामणि ने देखा कि सत्य उस कार्ड को नहीं ले रहा है तो उसने सत्य से कहा, देखो लड़के, मैं जानता हूँ कि तुम प्रिया को पसंद करते हो और शायद प्रिया भी तुम्हें पसंद कहीं ना कहीं करती होगी, पर मेरा भी तो मजबूरी को समझो। मैं तुम्हारे जैसे रॉय खानदान के कलंक वाले से अपने बेटी की शादी कैसे करवा दूँ? अगर मानो मैंने तुम्हारा और प्रिया की शादी करवा भी दिया तो बड़े खानदान मनी खानदान के बारे में क्या सोचेगा? तो अब क्या होगा आगे? आखिर क्या जवाब देगा सत्य चिंतामणि के बातों का? और जब प्रियामणि को ये पता चलेगा कि उसके पापा ने उसकी शादी सत्य के साथ करने से मना कर दिया है तो क्या करेगी प्रियामणि? क्या प्रिया अपना घर छोड़ देगी और सत्य के साथ चली जाएगी? 33 बड़े खानदानों के बीच की लड़ाई का समय आ गया। चिंतामणि की बातों को सुनकर सत्य उस सोफे से उठ गया और सत्य चिंतामणि से बोला, आसमान में ये चमकता हुआ सितारों को तो सभी लोग चाहता है कि वो इस आसमान के सारे तारों को अपने लिए इस्तेमाल करे, पर इस आसमान के तारे सभी के पहुंच से ऊपर है और सभी लोग इन सभी तारों को देखने अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और जब चिंतामणि ने सत्य के बातों को सुना तो वह सत्य के बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया और सत्य को भ्रमित नजरों से देखने लगा। और फिर सत्य चिंतामणि की तरफ पलटा और चिंतामणि से बोला, आप मुझे पैसा और पावर की ताकत दिखा रहे हैं, पर मेरा यकीन मानिए, अगर मैं चाहूँ तो इस दुनिया के सारा पैसा और पावर को एक ही झटके में अपने कदमों के नीचे झुका सकता हूँ। और इतना बोलकर सत्य बिल्कुल शांत हो गया और उस कमरे से बाहर निकल गया। और तभी सत्य उस कमरे से बाहर जाते हुए बोला, मुझे पता है कि आपके भी हाथ एक बेगुनाह के खून से रंगा है, पर आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद आप जब भी मुझे मिलेंगे तब आपको अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होगा। और फिर सत्य अपना शांत वाला रूप छोड़ अपने रौबदार आवाज में चिंतामणि से बोला, चिंतामणि, तुम्हें क्या लगा था कि तुम किसी बेगुनाह इंसान को मार दोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? पर तुम एक बात भूल गए कि ईश्वर की नजरों और उसके पकड़ से नहीं बच सकते, और जब अगले बार हम दोनों मिलेंगे तो आपके उस इंसान के मौत के दर्द का ईश्वर तुम्हें जरूर मजा चखाएगा। और जब चिंतामणि ने सत्य की बातों को सुना तो उसके हाथ पैर दर्द से कांपने लगा और वह अपने मन में ही सोचा, ये बात तो मैंने किसी को भी नहीं बताया है, तो फिर इस लड़के को कैसे पता चला? और फिर कुछ देर के बाद चिंतामणि का डर कुछ काम हुआ और उसने सत्य से बोला, लड़के, इस दुनिया में अगर आप ताकतवर हो तो आपका सब कुछ जायज है। चिंतामणि की ये बात को सुन सत्य ने चिंतामणि से कुछ भी नहीं कहा। क्यों? सत्य भी जानता है कि चाहे दुनिया कोई भी हो, हमेशा इज्जत ताकतवर का ही होता है। और सत्य ने इस विचार को झटक दिया और कमरे से बाहर चला गया। कमरे से निकलने के बाद सत्य पार्टी हॉल में पहुंचा और जब सत्य उस पार्टी हॉल में आया तो उस पार्टी हॉल का माहौल ही बदल गया। और जब सभी लोगों ने देखा कि सत्य इतना हैंडसम है तो सभी लड़के सत्य से जलने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। और जब प्रियामणि के दोस्तों ने सत्य को देखा तो उन सभी की आंखें खुली की खुली ही रह गई। उन सब ने जैसा सोचा था सत्य उससे भी ज्यादा हैंडसम था। तो वह सभी लड़कियां प्रियामणि से जलन महसूस करते हुए बोली, वाह प्रिया, तुमने तो सच में एक बहुत ही हैंडसम जीजा ढूंढा है। और जब प्रियामणि ने अपने दोस्तों की बात सुनी तो वह फिर से पहले की तरह शर्माने लगी और सत्य एक नज़र उन सभी लोगों को देखा और उस पार्टी हॉल से चला गया और प्रियामणि के घर से बाहर आ गया। घर से बाहर आते ही सत्य ने एक टैक्सी को रोकवाया और टैक्सी में बैठ गया।
टैक्सी ड्राइवर ने सत्य के घर का पता पूछा और सत्य के घर के तरफ अपने गाड़ी को ले जाने लगा। और बहुत जल्द ही सत्य प्रिया मणि के घर से अपने घर चला आया। अपने घर आते ही सत्य अपने कमरे में चला गया और कमरे में आते ही सत्य सो गया। और कल सुबह सत्य जल्दी से उठा और अपने माँ के लिए खाना बनाने लगा। अपने माँ के लिए खाना बनाने के बाद सत्य अपने घर के छत पर चला गया। और कुछ समय बिताने के बाद सत्य की नज़र रोड पर पड़ा, जहाँ पर एक काले रंग की कार खड़ा हुआ था और उस कार के बाहर एक लड़की खड़ी थी और अपने नज़रों से सत्य को ही घूर रही थी। और जब सत्य ने उस लड़की को देखा तो सत्य नीचे गया और जल्दी से उस रोड पर चला गया जहाँ पर वह लड़की खड़ा हुआ था। सत्य उस लड़की के पास आते ही सत्य उस लड़की से बोला, लगता है कि काजल अग्रवाल को आज के लड़ाई को लेकर काफ़ी चिंता है। और जब सत्य की उस लड़की यानी काजल अग्रवाल सत्य के बातों को सुनकर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है कि आज के लड़ाई को लेकर हमारा खानदान कितना चिंता में है। ये सुनकर सत्य ने काजल अग्रवाल से बोला, अच्छा तो अब ठीक, अब जल्दी से चलो। ये सुनकर काजल ने हाँ में सिर हिलाया और अपने गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। और जल्द ही काजल और सत्य अग्रवाल पैलेस के गेट के बाहर पहुंच गया। और जब सत्य अग्रवाल पैलेस के गेट पर आया तो सत्य ने देखा कि अग्रवाल खानदान के सभी लोग पहले से ही अग्रवाल पैलेस के गेट पर खड़ा है और वहां खड़ा होकर सत्य का ही इंतजार कर रहा है। और जब अग्रवाल खानदान के लोगों ने देखा कि अब सत्य आ गया है तो वह सभी लोग अग्रवाल खानदान के लिए लड़ने वाले योद्धाओं को लेकर राज अग्रवाल के बेटे रमेश लेकर आगे निकल गया। और धीरे धीरे अग्रवाल खानदान के सभी लोग अपने अपने गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। और जब काजल ने देखा कि सभी लोग वहां से निकल गया है तो उसने भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और उन सभी गाड़ियों का पीछा करने लगा। और कुछ ही घंटों के बाद अग्रवाल खानदान भी वहां पर पहुंच गया जहां पर सभी बड़े खानदानों के बीच की लड़ाई होने वाला था। आज का ये लड़ाई पटना के सबसे बड़े मैदान में किया जाएगा। तो अब क्या होगा आगे, आखिर कौन आएगा सबसे पहले सत्य से लड़ने? क्या सत्य अग्रवाल खानदान को सबसे ऊपर पहुंचा पाएगा? 34 चिंतामणि का चुनौती। आज रास्तों पर गाड़ियों का बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। क्यों? आज सभी योद्धाओं और बड़े खानदानों के बीच की लड़ाई होने वाला। और वहीं दूसरी तरफ एक हाईवे पर कोई भी ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रहा था। उस रोड पर केवल अग्रवाल खानदान का ही गाड़ी अपने फुल रफ्तार से लड़ाई के मैदान की तरफ जा रहा था। और कुछ ही समय में वह गाड़ियों का काफिला लड़ाई के मैदान के पास पहुंच गया। और सबसे पहले राज अग्रवाल अपने गाड़ी से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे बाकी के गाड़ियों में से भी सभी लोग उतरने लगे। सभी लोगों को गाड़ी से उतरते ही वह सभी लोग लड़ाई के मैदान की ओर चला गया। उस मैदान में जाते ही राज अग्रवाल ने सभी लोगों को अपने बाएं ओर इशारा किया और सभी लोग राज अग्रवाल के पीछे चलने लगा। और राज अग्रवाल के पीछे पीछे चलते हुए वह सभी अग्रवाल खानदान के मंच के ऊपर पहुंच गया। और मंच पर जाते ही राज अग्रवाल अपने मुखिया वाले कुर्सी पर बैठ गया। और राज अग्रवाल के साथ वह सभी योद्धाएं भी बैठ गया। और जब राज अग्रवाल ने अपना नज़र अपने मंच पर फेरा तो उसने देखा कि उस मंच पर न ही सत्य है और न ही काजल। और जब राज अग्रवाल ने उन दोनों को नहीं देखा तो राज अग्रवाल काफ़ी परेशान हो गया। और जब अहेलिया ने देखा कि राज अग्रवाल काफ़ी परेशान है तो अहेलिया ने राज अग्रवाल को ऑडियंस एरिया की ओर इशारा किया जहां पर सत्य और काजल बैठे हुए थे। और जब राज अग्रवाल ने सत्य और काजल को दर्शक के साथ बैठा देखा तो उसने एक राहत की सांस ली। और उस मैदान में कुछ ही समय के बाद मल्होत्रा खानदान का वह बुराहा आदमी आ गया और उसके पीछे चिंतामणि भी आ रहा था। और फिर वहां पर शुक्ला खानदान भी आ गया। और फिर धीरे धीरे सभी बड़े खानदान वहां पर आने लगा। और जब सत्य ने देखा कि चिंतामणि मल्होत्रा खानदान के पुराने मुखिया के साथ आ रहा है तो सत्य समझ गया कि आखिर चिंतामणि आते ही क्यों गुनाह करने लगा। पर सत्य ने एक विचार के साथ अपना सर झटका और अपने में ही बोली, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। और इतना कहकर सत्य अपना ध्यान चिंतामणि पर से हटा लिया और उस मैदान की तरफ देखने लगा जहां पर एक रेफरी आ गया था। और उसने अपने भरी आवाज में बोला, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह मुकाबला हर 5 साल में एक बार होता है और इस मुकाबले में सभी बड़े खानदान अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ते हैं या अपने योद्धाओं से लड़वाते हैं।
और एक बात, इस मैदान में जिंदगी और मौत आपके किस्मत पर ही निर्भर होता है और हर कोई अपना एक क्षेत्र चुनेगा। अगर किसी आदमी को उस आदमी के क्षेत्र से दिक्कत है तो वह उस आदमी को लड़ाई के लिए चुनौती दे सकता है, और अगर चुनौती देने वाला योद्धा जीत जाता है तो उस आदमी को वो क्षेत्र छोड़ना होगा और उस क्षेत्र पर मुकाबला जीतने वाले खानदान का राज होगा। और ये सब कहकर वह रेफरी एक मंच पर चला गया और तभी तीनों जज में से एक जज खड़ा हुआ और बोला, पहले तो हम अपना पहचान बताती हूँ। मैं हूँ रोशनारा फोर्स से ऑफिसर शामली, और मैं हूँ रोशनारा फोर्स से ऑफिसर चांदनी, और मैं हूँ रोशनारा फोर्स से ऑफिसर नंदनी। और जब सभी जजों ने अपना अपना पहचान बता दिया तो सभी जजों ने लड़ाई शुरू करने की बेल बजाई और सभी से बोली, तो अब लड़ाई शुरू करो। और जब सभी लोगों ने सुना कि सभी जजों ने लड़ाई शुरू करने को कह दिया है तो सबसे पहले चिंतामणि उस मैदान में अपने शानदार तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए उस मैदान में कूद गया और उसने अग्रवाल खानदान की तरफ देखते हुए जोर से बोला, मैं चिंतामणि सभी समुद्री व्यापार पर अपना अधिकार चाहता हूँ, और जिसको मुझसे दिक्कत है तो वह मैदान में आए और मुझसे मुकाबला करे। और सभी लोगों ने चिंतामणि के घमंड से भरा बातों को सुना तो वहाँ के सभी लोग गुस्सा हो गया, क्यों वह सभी लोग जानते थे कि इंडिया का सारा व्यापार समुद्री रास्ते से ही होता है, और अगर चिंतामणि को वह अधिकार मिला तो सभी को कई गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये सब सोचकर वहाँ के सभी लोग काफी गुस्सा हो गया था और सभी ने चिल्लाते हुए चिंतामणि से बोला, लगता है कि तुम मल्होत्रा खानदान का साथ पाकर तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी नहीं बन रहे हो। और जब चिंतामणि ने उन सभी लोगों का बात सुना तो वह हंसते हुए सभी लोगों से बोला, अगर तुम्हें दिक्कत है तो आओ और मुझसे लड़ाई करके मुझे हरा दो। और जब सभी लोगों ने चिंतामणि के घमंड भरी बातों को सुना तो वह सभी लोग बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि वह सभी लोग जानता था कि अभी चिंतामणि से लड़ना यानी मल्होत्रा खानदान के उस बुरहे से लड़ने के बराबर था। और यही वजह है कि सभी लोग मैदान में चिंतामणि से लड़ने नहीं गए और सभी लोग अग्रवाल खानदान की ओर देखने लगे, क्योंकि वह सभी चाहते थे कि पूरे समुद्री व्यापार पर फिर से अग्रवाल खानदान का ही राज हो। पर सभी लोगों ने जब देखा कि अग्रवाल खानदान के पास इस बार ज्यादा योद्धा नहीं था तो वह सभी काफी मजबूरी महसूस करने लगे। और जब राज अग्रवाल ने चिंतामणि की सारी बातों को सुनकर राज अग्रवाल भी काफी गुस्सा हो गया, और राज अग्रवाल ने एक योद्धा की तरफ देखा और उस योद्धा से बोला, प्रिंस, लगता है कि अब आपको मैदान में जाना होगा। और जब प्रिंस ने राज अग्रवाल की बातों को सुना और वह अपने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उस मैदान में चला गया, तो अब क्या होगा आगे? क्या प्रिंस चिंतामणि को हरा पाएगा और क्या वह अग्रवाल खानदान को जीत दिला पाएगा? 35 अग्रवाल खानदान का योद्धा हार गया। और जब चिंतामणि ने देखा कि अग्रवाल खानदान ने सबसे पहले अपने हुक्म के इक्के को निकाल दिया है तो चिंतामणि ने अग्रवाल खानदान के तरफ तिरस्कार से देखा। और जब राज अग्रवाल ने चिंतामणि को तिरस्कार से अपने ओर देखते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गया। और जब चिंतामणि ने जब ये देखा कि राज अग्रवाल अभी भी अककर दिखा रहा है तो उसने अब कुछ भी नहीं कहा और प्रिंस की तरफ देखने लगा। प्रिंस को देखते हुए बोला, तो चलो प्रिंस, मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हारा शक्ति आखिर ये 5 सालों में कितना बड़ा है। और जब प्रिंस ने चिंतामणि की बातों को सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गया और वह चिंतामणि से बोला, आखिर मैं भी तो देखूं कि समुद्र के राजा की ताकत आखिर कितना है। और जब चिंतामणि ने प्रिंस की बातों को सुना तो चिंतामणि ने हंसकर कहा, तो अब मुकाबला शुरू करते हैं। और इतना कहकर चिंतामणि ने प्रिंस के ऊपर हमला कर दिया। और जब प्रिंस ने ये देखा कि आखिरकार चिंतामणि ने हमला कर ही दिया है तो प्रिंस के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया और उसने अपने हाथों से एक ऊर्जा का हमला चिंतामणि के हमले पर कर दिया, जिसके कारण चिंतामणि का वह हमला आधे रास्ते पर ही नष्ट हो गया। और जब चिंतामणि ने ये देखा कि प्रिंस के हमले ने उसके हमले को नष्ट कर दिया है तो चिंतामणि ने हंसते हुए प्रिंस से बोला, लगता है कि तुमने भी अपनी शक्तियां इन कुछ सालों में बहुत ही बढ़ा लिया है। और जब प्रिंस ने चिंतामणि की बातों को सुना तो उसने भी हंसते हुए बोला, मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी भी अपना ताकत बढ़ा सकते थे, पर मैं गलत था। और इतना बोलकर प्रिंस ने अपने हाथों में ऊर्जा को इकट्ठा किया और चिंतामणि के ऊपर अपने मुक्के से हमला कर दिया।
और जब चिंतामणि ने प्रिंस का वह ताकतवर हमले को देखा तो वह एक तरफ हट गया, जिसके कारण प्रिंस का वो हमला बेकार चला गया। अपने हमले को यूं बेकार जाता देख प्रिंस ने चिंतामणि से बोला, लागत है कि तुमने इस बार अपने सारे कमियों को पूरा कर लिए हो, वरना मेरे इस हमले से तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते। और जब चिंतामणि ने प्रिंस के बातों को सुना तो उसने अपने रफ्ता का उपयोग करते हुए एक झटके में प्रिंस के पास आया और प्रिंस को मुक्का मारते हुए बोला, बिल्कुल। और जब प्रिंस ने चिंतामणि के हमले को देखा और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया, जिसके कारण चिंतामणि का वह हमला प्रिंस को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। और जब चिंतामणि ने प्रिंस की रफ्ता देखा तो वह भी प्रिंस की तारीफ करते हुए बोला, लगता है कि तुमने भी अपने ऊपर काफी मेहनत की है, तभी तो तुम मेरे इस वार से बच गए। और जब प्रिंस ने चिंतामणि की बातों को सुना तो वह कुछ भी नहीं बोला और चिंतामणि पर एक भयानक हमला कर दिया। और जब प्रिंस का वह हमला चिंतामणि से टकराने ही वाला था कि तभी फिर से चिंतामणि अपने रफ्तार का उपयोग करके वहां से गायब हो गया और सीधा प्रिंस के पीछे आ गया। और प्रिंस के पीछे आते ही चिंतामणि ने अपना हमला कर दिया, जिसके कारण प्रिंस को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया और प्रिंस उस हमले से टकरा गया, जिसके कारण प्रिंस 2 कदम पीछे हट गया। और प्रिंस की तरफ देखते हुए चिंतामणि ने हंसते हुए कहा, पर लगता है कि तुमने अभी भी अपने आप में कुछ खास सुधार नहीं किया है। और जब प्रिंस ने चिंतामणि के मजाक उड़ाने वाली बातों को सुना तो वह काफी गुस्सा हो गया और चिंतामणि पर हमला करने लगा। और वही जब सत्य ने प्रिंस और चिंतामणि को लड़ते हुए देखा तो वह शांति से बोला, प्रिंस के तकनीक में बहुत सारा कमियां है, जिसके कारण प्रिंस चिंतामणि को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। और जब काजल ने सत्य की बात सुनी तो वह थोड़ा परेशान होते हुए बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है, प्रिंस हमारे खानदान का सबसे ताकतवर योद्धा है, वो इतनी आसानी से चिंतामणि के हाथों से कैसे हार सकता है। और जब सत्य ने काजल की बातों को सुना तो उसने शांति से बोला, अभी तो तुम केवल लड़ाई देखो, तुम्हें बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। और सत्य की बातों को सुनकर काजल ने कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप दर्शक बनकर उस लड़ाई को देखने लगी। और कुछ ही समय के बाद चिंतामणि ने प्रिंस के ऊपर एक हमला कर दिया और प्रिंस से बोला, अब तुम्हारा बहुत खेल हो गया, तो अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहकर चिंतामणि ने प्रिंस के ऊपर एक हमला कर दिया, जिसका बचाव प्रिंस नहीं कर पाया और वह घायल हो गया। और जब चिंतामणि ने ये देखा कि प्रिंस को अभी भी कुछ ज्यादा चोट नहीं आया है तो वह पहले तो काफी हैरान हो गया और फिर अपने पीठ पर से एक तलवार को बाहर निकाला और प्रिंस की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंस मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे इस बार के हमले को रोक पाओगे। और इतना कहकर चिंतामणि ने उस तलवार में अपना ऊर्जा को भरने लगा और ऊर्जा भरने के बाद प्रिंस की हंसते हुए देखा और प्रिंस से बोला, अब अपाहिज होने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर चिंतामणि ने उस तलवार से प्रिंस के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बचाव में प्रिंस अपने हाथों में उस तलवार के ऊर्जा का सामने करने के लिए ऊर्जा को इकट्ठा करने लगा। और जब प्रिंस ने अपने हाथों में बहुत ज्यादा ऊर्जा को इकट्ठा किया और चिंतामणि के तलवार के साथ भिड़ गया, पर वह चिंतामणि के तलवार का सामना नहीं कर पाया और वहीं पर गिर गया। और जब चिंतामणि ने देखा कि उसने अग्रवाल खानदान के सबसे ताकतवर योद्धा को हरा दिया है तो उसने उपहास करते हुए अग्रवाल खानदान की तरफ देखा और बोला, क्या कोई और भी बाकी है? तो अब क्या होगा आगे? क्या अब अग्रवाल खानदान सत्य को लड़ने के लिए कहने वाले हैं? अगर नहीं तो आखिर अग्रवाल खानदान किसको लड़ने के लिए भेजने वाले हैं?